वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मौर्य राज्य तथा प्रशासन की। ये वीडियो काफ़ी बड़ा है, इस कारण हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। मौर्य राज्य तथा प्रशासन के बारे में बात करने से पहले हमें समझना होगा कि किस प्रकार मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनका साम्राज्य लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप पर 100 सालों तक बना रहा। यह एक कुशल प्रशासन व्यवस्था का भी उदाहरण है, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक एकीकरण बना रहा। इस साम्राज्य में पहले के राजतांत्रिक राज्य भी शामिल थे। बड़े साम्राज्य को संभालना छोटे राज्य की अपेक्षा सरल नहीं होता। बड़े साम्राज्य में विभिन्न प्रकार की विविधता रहती है। इसके अलावा बड़े राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों से राजस्व संसाधन की गतिशीलता को संचालित करना भी एक मुश्किल कार्य होता है। ऐसे में शासकों के लिए पूरे क्षेत्र में समरूपता बनाए रखना या विविधता के संतुलन को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतिहासकार रोमिला थापर का मानना है कि बड़े साम्राज्य को बनाए रखने के लिए निरंतर समन्वय, एडजस्टमेंट, सुविधा, एकोमोडेशन व कई संदर्भ में चतुराई, मैनोवरिंग की आवश्यकता होती है। यह एक स्थिर स्थिति नहीं है, बल्कि जीवंत प्रक्रिया है। इन सभी तैयारियों ने मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की प्रशंसा करने में सहायता की है। मौर्य राज्य तथा प्रशासन को समझने में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। माना जाता है कि मौर्यों ने एक समरूप और उच्च केंद्रीकृत साम्राज्य का निर्माण किया, जहां पर सारी नीति व निर्णय पाटलिपुत्र से जारी होते थे और इसे अन्य क्षेत्रों पर लागू किया जाता था। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य का केंद्र था और ऐसी स्थिति में स्थानीय व क्षेत्रीय विविधता का ज्यादा महत्व नहीं होता था। मौर्य साम्राज्य को आधुनिक केंद्रीकृत राज्य जैसा माना गया है, लेकिन मौर्य साम्राज्य या मौर्य शासन ऐसा नहीं था। नए शोध और अशोक के अभिलेखों से मौर्य साम्राज्य के इतिहास लेखन में बदलाव आया है। बेराट लेख में अशोक स्वयं को राजा मागधे कहता है, जिससे पता चलता है कि साम्राज्य में मगध का विशेष स्थान था। रोमिला थापर कहते हैं कि मगध मौर्य साम्राज्य का मेट्रोपॉलिटन यानी कि महानगर क्षेत्र था। इसमें पहले के महाजनपद कौशल, वत्स, अवंती, गंधार को शामिल किया गया, जो कि मौर्य साम्राज्य का कोर क्षेत्र कहलाया। कोर क्षेत्र को केंद्रीय क्षेत्र कहा गया। इस कोर क्षेत्र में पहले ही राज्य संरचना हो चुकी थी या शाही संस्था के पतन के बाद ये सेकेंडरी राज्य या द्वितीयक राज्य बन चुके थे। महानगर से दूर बसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र व प्रायद्वीपीय क्षेत्र पेरिफेरल या परिधीय क्षेत्र थे। इस प्रकार रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित किया है, जो जटिल प्रशासन व्यवस्था को दर्शाता है। मौर्य शासकों का राजनीतिक नियंत्रण सभी क्षेत्रों पर स्थापित था। रोमिला थापर का अनुमान है कि मौर्य शासकों का नियंत्रण महानगर व केंद्र के क्षेत्रों पर ज्यादा था, परिधीय क्षेत्रों की अपेक्षा। इस बात में शंका नहीं है कि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य का एक सत्ता केंद्र रहा था। मौर्य शासक साम्राज्य का प्रमुख व्यक्ति था और वह राजा नामक उपाधि धारण करता था। मौर्य अभिलेखों में महाराजाधिराज, भूपति, अधिपति और चक्रवर्ती जैसी उपाधियां नहीं मिलती हैं। मेगस्थनीज लिखता है कि राजा स्वयं प्रशासन को संभालता था। चंद्रगुप्त व अशोक के विषय में ऐसा सुनने को मिलता है। अशोक अपने पटिवेदक को कहता है कि उसको महत्वपूर्ण मामलों के संदर्भ में तुरंत सूचित किया जाए, चाहे वो शयन ग्रह में हो या आनंद वन में। अशोक ने सूचना को शासक तक पहुंचाए जाने पर बल दिया है, क्योंकि इससे पहले राज्य के मामले को राजा तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंचाया जाता था, जैसा कि पाषाण लेख 6 से हमें पता चलता है। सभी उच्च दर्जे के अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं अशोक द्वारा की जाती थी। मेगस्थनीज लिखता है कि मौर्य राजा प्रतिदिन राजमहल से निकलकर न्यायिक प्रशासन की जांच करने जाता था। जैसा कि मौर्य शासकों द्वारा न्याय व्यवस्था का निरीक्षण किया जाता था, इस कारण अशोक ने मृत्यु दंड पाए कैदियों को 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया। शिलालेख 6 के अनुसार शास्त्रानुसार शासक प्रचलित व्यवस्था को बनाए रखता था और वह कानून का स्रोत नहीं था। अर्थशास्त्र के अनुसार शासक शाही घोषणा या राज शासन जारी कर सकता था। अशोक के अभिलेख शाही लेख का अच्छा उदाहरण है और इस लेख के आदेश को सभी लोग मानते होंगे। यह लेख दर्शाता है कि शासक के पास सर्वोच्च शक्ति थी, लेकिन उसने इस शक्ति का विस्तार वाजपेय या राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञ करके नहीं किया। मौर्य राज्य में पुरोहित की अनुपस्थिति दिखाई देती है। वैदिक, ब्राह्मणवादी कर्मकांड और यज्ञ आदि भी यहाँ अनुपस्थित दिखाई देते हैं।
मेट्रोपॉलिटन और कोर क्षेत्र सीधे मौर्य शासक के अधीन थे। प्रशासन की जिम्मेवारी उच्च स्तर के अधिकारियों पर थी। कौटिल्य कहता है कि शासक चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वह अकेला प्रशासन को नहीं चला सकता। राजत्व को सहयोग द्वारा चलाया जाता है, जैसे एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती है। कौटिल्य ने उच्च स्तर के अधिकारियों, अमात्यों की नियुक्ति की बात कही है। कौटिल्य कहता है, अमात्य की नियुक्ति विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के बाद की जानी चाहिए और उसे 48,000 पर्ण वेतन देना चाहिए। मौर्य शासकों द्वारा नियमित रूप से मंत्रियों को नियुक्त किया जाता रहा है। मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में बांटा है और जिसमें 7वें स्तर पर सलाहकार व परामर्शदाता थे। इनकी संख्या कम थी, किंतु ये प्रशासन के उच्च पदों पर थे। इसी समूह में से सेना तथा कोष के प्रमुख को नियुक्त किया जाता था। जो राजा को सलाह देते थे, वे मंत्री के समान ही थे। अशोक के अभिलेखों में परिषा का अर्थ मंत्री परिषद से है। शिलालेख 3 व 6 के अनुसार अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद का वर्णन हमें मिलता है। काशी प्रसाद जायसवाल ने मजबूत मंत्री परिषद की बात की है, जो शाही निर्णय पर प्रश्न करती थी और इस बहस के निर्णय को शासक तक भेजती थी। बी.एम. बरुआ और यू.एन. घोषाल के द्वारा किए गए शिलालेख के अध्ययन बताते हैं कि अशोक के समय की परिषा बिना किसी कार्यकारी अधिकारी व विचारशील ढांचा था। लेकिन ये संभव नहीं है कि ये परिषा शासक के निर्णय को बदल देती रही होगी। अशोक अपने लेख में कहता है कि परिषा में मतभेद होने पर संदेश वाहक उसे तुरंत सूचित करे। परिषा की विवेचना के समय शासक का वहां होना आवश्यक जान नहीं पड़ता है, जिससे परिषा का इम्पोर्टेंस या महत्व कम हो जाता है। अशोक के लेख से पता चलता है कि परिषा की बैठक आपातकाल के मुद्दे पर होती थी। कौटिल्य ने मंत्री परिषद को 12,000 पर्ण वार्षिक देने की बात कही है, जबकि मंत्री का वेतन 48,000 पर्ण होता था। अतः स्पष्ट होता है कि प्रशासन की जिम्मेवारी उच्च स्तर के अधिकारियों व मंत्री पर रही होगी। अशोक 3 प्रकार के पुरीसा की बात करता है और अर्थशास्त्र में हमें गूढ़ पुरुष शब्द मिलता है। कुछ विद्वानों ने इसे गुप्त एजेंट माना है, लेकिन अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि पुरीसा के स्तर थे उच्च, मध्यम व निम्न पुरीसा, जो बताता है कि प्रशासनिक अधिकारियों में स्तर थे और अर्थशास्त्र भी इस बात जो बताता है कि प्रशासनिक अधिकारियों में स्तर थे और अर्थशास्त्र भी इसकी बात करता है। इसी स्तर के अनुसार उनका वेतन भी निर्धारित था, जैसे कि 48,000 से लेकर के 720 पर्ण वार्षिक। अशोक के समय उच्च स्तर के अधिकारी को महामात्र कहा जाता था, न कि अमात्य या अध्यक्ष। अशोक के समय महामात्र निम्न प्रकार थे: अंत महामात्र, प्रांतीय क्षेत्रों का इंचार्ज; इत्तीझक महामात्र, स्त्री अध्यक्ष महामात्र या स्त्री मामलों की देखरेख करने वाला महामात्र; वाच भूमिक महामात्र, चारागाह भूमि का इंचार्ज; नगल वियोहलक महामात्र, शहर के न्यायिक विभाग का इंचार्ज; धम्म महामात्र, दया पुण्य मामलों का इंचार्ज। इसकी नियुक्ति धर्म का प्रचार हेतु की गई थी। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य का निर्माण करने में सेना का महत्वपूर्ण योगदान था। ग्रीक आंकड़े बताते हैं कि सेंड्रोकोटस ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को जीत लिया। ग्रीक आंकड़ा बताता है कि सेना का प्रशासन 6 समिति देखती थी और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। इसमें 9 सैनिक, सैनिकों को रसद पहुंचाने वाले, पैदल सेना का इंचार्ज, अश्व सेना का इंचार्ज, रथ सेना का इंचार्ज व हस्ती सेना के इंचार्ज शामिल थे। ग्रीक आंकड़ों में सैनिकों की संख्या ज्यादा प्रतीत होती है। वहीं अर्थशास्त्र कहता है कि सेना की कमान समिति के हाथ में नहीं, बल्कि विभिन्न अध्यक्षों के हाथ में थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सेनापति की बात करता है, जिसके पास सेना की कमान थी और इसको 48,000 पर्ण वेतन वार्षिक दिया जाता था। पुष्यमित्र शुंग को मौर्य साम्राज्य का सेनापति माना जाता है और अंतिम सेनापति बृहद्रथ था। अशोक सैनिक शक्ति के बारे में बात नहीं करता, किंतु उसके द्वारा कलिंग को जीता गया। सैनिक शक्ति के कारण ही बड़े साम्राज्य व राजा की सत्ता कायम रही होगी। नौसैनिक शक्ति का प्रमाण विशेष तौर पर ग्रीक आंकड़े व अर्थशास्त्र से प्राप्त होते हैं। थॉमस ट्रॉटमैन के अनुसार हाथी का महत्व मौर्यों के लिए एक विनाशक व रक्षक शक्ति के रूप में था। हाथी की उपयोगिता को ग्रीक आंकड़ों में देखा जा सकता है, विशेषकर सिकंदर व पोरस के बीच युद्ध में। सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो संधि हुई, उसमें सेल्यूकस को 500 हाथी दिए गए। इसी कारण कौटिल्य ने न केवल सेना में हाथी के महत्व पर बल दिया है,
बल्कि वह हाथियों के चरने के लिए स्थान निर्मित किए जाने की भी बात करता है। कलिंग व मगध क्षेत्र से हाथियों को लाया जाता था। भारत में अच्छे नस्ल के घोड़े नहीं पाए जाते थे और इनको पश्चिम तथा मध्य एशिया से लाया जाता था। सेना का अन्य उपयोगी भाग गुप्तचर व्यवस्था थी, जो मौर्य काल में प्रथम बार दिखाई देती है। प्राचीन ग्रंथों में निगरानी करने वाले इंस्पेक्टर व जासूसों की चर्चा है, जो कि विश्वसनीय माने जाते थे। अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष गुप्तचरों की नियुक्ति का प्रमाण मिलता है। यह दो प्रकार के गुप्तचरों की बात करता है, स्थिर तथा घुमंतु। अर्थशास्त्र में गुप्तचर सेवा का प्रमुख समाहर्ता कहलाता था, जो कि राजस्व वसूली से भी जुड़ा था। कौटिल्य के द्वारा जासूसी के नेटवर्क के विस्तार की बात कही गई है, ताकि सूचना को समाहर्ता तक पहुंचाया जा सके। वह सूचना की जांच करने की भी बात करता है। वहीं मैगजीनीज कहता है कि जासूसों को कभी भी झूठ बोलने का आरोपी नहीं पाया गया। इस प्रकार यह कल्पना भी गलत साबित होती है। कौटिल्य कहता है कि उच्च स्तर के अधिकारियों के व्यवहार व गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। गुप्तचरों के लिए सूचना को एकत्र करना और इसे संस्था तक भेजना राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अशोक के अभिलेख का पट्टिवेदक संभवतः यही कार्य करता था। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए और अधिकारियों को वेतन देने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन की आवश्यकता थी। मौर्यों से पूर्व नंदों ने भी बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए और राजस्व की उगाही कई स्रोतों से की थी। अर्थशास्त्र हमें मजबूत कोष के महत्व को दर्शाता है और वह समाहर्ता द्वारा राजस्व एकत्रण की बात करता है। समाहर्ता द्वारा 7 विभागों से राजस्व उगाहने का निरीक्षण किया जाता था, जो इस प्रकार है: शहरी दुर्ग क्षेत्र, राष्ट्र यानी कि गांव, खान से सिंचाई यंत्र, जंगल, चारागाह और व्यापार मार्ग। इस प्रकार कृषि व गैर कृषि दोनों क्षेत्रों से कर लिया जाता था।